हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास चला रखी है और उसमें हम आज प्रयोगवाद करेंगे, कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। तो शुरू से लेके अंत तक जुड़े रहे क्लास से और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो भी बच्चा चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको इस क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। प्रयोगवाद। सन 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, कब? 1943 में अज्ञे जी ने तार सप्तक नामक एक पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। वाद के रूप में प्रयोगवाद की शुरुआत यहीं से मानी जाती है भाई। ठीक है, व्यक्तिवाद या व्यक्तिकता प्रयोगवाद का मूल आधार है। आधुनिकतावाद का आरंभ प्रयोगवाद से ही होता है। प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी ने पहली बार प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद में प्रयुक्त प्रयोग शब्द नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का घोतक है। क्या है भाई? जो प्रयोगवाद में प्रयोग शब्द है वो नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का घोतक है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है भाई पेपर में। आगे है, प्रयोगवाद पर निम्नलिखित विचारधाराओं एवं घटनाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, जो प्रयोगवाद है भाई इस पर कौन कौन सी घटनाओं और विचारवाद का प्रभाव पड़ा ये हम देख सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे, प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध और अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव पड़ा भाई प्रयोगवाद पर। आगे देखते हैं। टी.एस. इलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत का। फ्रांस के प्रतीकवाद आंदोलन का प्रभाव। वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध। नवीन राहों का अन्वेषण। व्यक्तिकतावाद, क्षण की महत्ता, यौन चेतना की प्रबलता तथा शहरी प्रेम दृष्टि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, यहाँ तक तो भाई प्रयोगवाद पर प्रभाव किस किस का पड़ा तो मैंने आपको बता दिए, 5 थे भाई इनका प्रभाव उस पर पड़ा था प्रयोगवाद पर। फ्रांस के प्रतीकवाद आंदोलन का प्रभाव, टी.एस. इलियट के निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत का प्रभाव पड़ा। ठीक है, और भाई प्रतीकात्मक रूप से गांधीवाद का प्रभाव पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध और अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव पड़ा है प्रयोगवाद पर। ठीक है, अब इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां बताई गई है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां: वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध, नवीन राहों का अन्वेषण, व्यक्तिकता, क्षण की महत्ता, यौन चेतना की प्रबलता तथा शहरी प्रेम दृष्टि। ये प्रयोगवाद है, इसकी प्रवृत्तियां रहेंगी। आगे है भाई, प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से मध्य वर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। ठीक है, जो प्रयोगवादी कविताएं हैं इसमें मुख्य रूप से मध्य वर्गीय समाज का चित्रण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अज्ञे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। ये पेपर में काफी बार पूछा गया है भाई। ठीक है, तार सप्तक की भूमिका में कहा है अज्ञे जी ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी। आगे है, प्रयोगवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। जो प्रयोगवाद है इसकी विशेषताएं: बौद्धिकता का प्राधान्य हुआ है भाई, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। उपमानों की नवीनता, यथार्थ का आग्रह, साधारण विषयों का निरूपण, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, निराशावाद, भाषा में प्रयोग। तो ये इसकी विशेषताएं रहेंगे प्रयोगवाद की। ठीक है, ध्यान रखना, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, यथार्थवाद का आग्रह, साधारण विषयों का निरूपण, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, निराशावाद और भाषा में प्रयोग। ये महत्वपूर्ण विशेषता है प्रयोगवाद की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इस काव्य आंदोलन के प्रयोगवादी नाम का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, जो अज्ञे जी थे ये काव्य आंदोलन के
प्रयोगवाद नाम का समर्थन नहीं करते थे। इसका विरोध करते हुए उन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है। ठीक है, दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी पेपर में पूछा गया है भाई कई बार। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का कोई भी वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये आगे जी का कथन है, और ये भी दूसरा सप्तक जो था इनका उसकी भूमिका में इन्होंने कहा है। आगे है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधकों को जानने का भी साधन है। आगे देखते हैं, आगे ने दूसरे सप्तक में आत्म-अन्वेषण पर बल दिया है। जो आगे जी का दूसरा सप्तक है इसमें आत्म अन्वेषण पर बल दिया है आगे जी ने, आपको ध्यान रखना है। प्रयोगवाद के संदर्भ में विद्वानों के मत देख लेते हैं, महत्वपूर्ण मत होते हैं और ये पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने थ्योरी क्लास स्टार्ट करवा रखी है आपकी, क्योंकि एचटेट का जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे, टीजीटी और पीजीटी दोनों में। तो इसीलिए भाई जो क्वेश्चन थे वो जब तक हम अच्छी प्रकार से थ्योरी क्लासें नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज़ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, और इसके साथ साथ मैंने एक हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू की, तो वो भी जरूर से ज़रूर देखेंगे। देख लेते हैं विद्वानों के मत प्रयोगवाद के संदर्भ में। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, बगनाशा में एक से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुलता भावना दिखती ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। तो ये कथन किसका? डॉक्टर रामविलास शर्मा का है भाई। अगला देख लेते हैं, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। जो प्रयोगवाद है शैलीगत विद्रोह है, ये किसने कहा? नगेंद्र ने कहा है। समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। जो प्रयोग है ये कलात्मक अनुभव का क्षण है। ये किसका कथन है? ये रघुवीर शाही का कथन है। प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये केसरी कुमार का कथन रहेगा। प्रयोग की प्रक्रिया में धीरे धीरे शब्द की चमक खो जाती है, अतः अब उस शब्द को नया संदर्भ देना पड़ेगा, ये आगे जी का कथन है भाई। आगे देख लेते हैं, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के अंतर विरोधों पर मुक्तिबोध ने अपने निबंध समीक्षा की समस्या में लिखा है। ठीक है, समीक्षा की समस्या किसकी है? मुक्तिबोध की रचना रहेगी। क्या लिखा देख लेते हैं, किसी जमाने में प्रयोगवादी कविताएं प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रयोगवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है, जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। आगे है, प्रयोगवादी काव्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह क्लिष्ट प्रयोगों एवं कमजोर वाक्य विन्यासों के कारण अस्पष्ट और ध्रुव है गई है, इससे इस काव्य की लोकप्रियता भी प्रभावित हुई है। प्रभाकर माचवे ऐसे कवि हुए जिनकी कविताओं में प्रगतिवादी, प्रयोगवाद एवं नई कविता की विशेषता का समावेश मिलता है। आगे देखते हैं भाई, जो सप्तक हैं, ठीक है, जो आगे जी द्वारा संपादक 4 सप्तक हैं उनके विषय में देखते हैं। चारों के चारों सप्तक दे रखे हैं और इनके कवि दे रखे और इसका प्रकाशन दे रखा है। तो पहले हम तार सप्तक को देखते हैं। ठीक है, तार सप्तक दूसरा सप्तक, एक मिनट, तार सप्तक और दूसरे सप्तक को साथ साथ देख लेंगे फिर आगे। तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 7 कवि। ठीक है, ठीक है, 7 कवि थे हर एक तार सप्तक में, सातों के सातों की रचनाएं लगी हुई है तार सप्तक के माध्यम से। जो तार सप्तक है इसमें कौन कौन से कवि है और ठीक है ये देखेंगे। तो आगे है रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत
नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, ये 7 कवि तार सप्तक में संकलित है। आगे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल ये तार सप्तक के कवि है भी। दूसरे सप्तक के देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे सप्तक का संपादन 1951 में हुआ था और ये चारों के चारों सप्तकों का संपादन अज्ञे जी ने किया था भाई। ठीक है, दूसरे सप्तक के कवि देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, सुकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास है, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय भाई। तीसरे सप्तक के देख लेते हैं। 1959 में प्रकाशित हुआ। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कृति चौधरी। चौथे सप्तक के देख लेते हैं। 1979 में ये प्रकाशित हुआ। इसके कवि है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्री राम वर्मा और राजेंद्र शर्मा भाई। ठीक है, तो ये 4 सप्तक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। हमेशा इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी प्रकाशन वर्ष से पूछ लिया जाता है, कभी इनके नाम से पूछ लिया जाता है। और जो तार सप्तक है, ठीक है, ये तार सप्तक नाम से ही जाना जाता है, पहला तार सप्तक नाम से नहीं जाना जाता। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। और इनके 7 कवियों के नाम आपको ध्यान रखना है भी, तार सप्तक में कौन से, दूसरे में कौन से, तीसरे में कौन से और चौथे में कौन से हैं। एक और पहले सप्तक तार सप्तक है, इसमें एक भी कवित्री नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, एक भी कवित्री नहीं है। दूसरे तार सप्तक में सुकुंत माथुर जो है कवित्री है, तीसरे में कीर्ति चौधरी है और जो चौथा है इसमें सुमन राजे है भी कवित्री, ये आपको ध्यान रखना है। और 7 के 7 कवि है, इनको आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। और तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। ठीक है, फिर 8 साल बाद, ठीक है, फिर 1951 में दूसरे सप्तक का हुआ। फिर 8 साल बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना, ट्रिक है ये क्या है, 1959 में तीसरे का हुआ। फिर 20 साल बाद हुआ सीधा चौथे सप्तक का प्रकाशन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। आगे देखते हैं जो तार सप्तक है, तार सप्तक के कवियों की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को देख लेते हैं और ईस्वी में रहेगी इनकी रचनाओं का समय भी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं हैं भगनदूत 1933, चिंता 1942, इत्यालम 1946, हरिघास पर संबर 1949, बावरा एरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957। आगे है इनकी रचनाएं। अरि ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले सेवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970। और ये प्रयोगवाद की कविता है, ध्यान रखना है आपको, अज्ञे जी की कविताएं हैं ये। ठीक है, सागर मुद्रा 1970, पहले में सन्नाटा बुनता था 1973, महावृक्ष से नीचे 1977, नदी की बाग छाया पर 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 ईस्वी की रचनाएं रहेंगी। दूसरे है तार सप्तक के कवि, इनकी रचनाएं और इनका जन्म देख लेते हैं। रामविलास शर्मा 1912 में इनका जन्म हुआ और 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचना है रूप तरंग 1956, सदियों के सोए जाग उठे 1988, इस अकाल वेला में 1988, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, 1917 में जन्म, 1964 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचना है चांद का मुटेडा 1964 की है ये। भूरी भूरी खाकदुल 1980 ईस्वी की रचना रहेगी भी। अगले कवि है प्रभाकर माचवे, 1917 में जन्म और 1991 में इनकी मृत्यु। ठीक है, मेपल 1965 की रचना है। जहाँ शब्द हैं, ये भी इनकी रचना है। सौपन भंग इनकी रचना रहेगी। तेल की पकौड़ियाँ इनकी रचना है और अनुक्षण भाई, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेमी चंद्र जैन 1919 में इनका जन्म हुआ और 2005 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचना एकांत 1973 में। अचानक हम
फिर 1999 की रचना रहेगी। अचानक हम फिर 1999 की रचना है भाई, ठीक है। नेमिचंद्र जैन की रचनाएं रहेंगी। गिरिजा कुमार माथुर जी की, जो गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, इनका जन्म 1919 में हुआ, 1994 में इनकी मृत्यु हुई। मंजिल 1941 की रचना है। नाश और निर्माण 1946 का है। धूप केदार 1955 की रचना है। जन्म कैद रेडियो काव्य है भी इनका। शिला पंचम किले 1961 की रचना रहेगी, ठीक है। जो बंद नहीं सका 1968 की रचना है। भीतरी नदी की यात्रा 1975। छाया मत छूना मन 1978। साक्षी रहे वर्तमान 1979 की रचना रहेगी। कल्पांतर प्रतीक काव्य 1983 का। मैं वक्त के हूँ सामने 1990। मुझे और अभी कहना है 1991। पृथ्वी कल्प काव्य नाटक है 1957 की रचना है, ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाएं हैं। भारत भूषण अग्रवाल, इनका जन्म 1919 में हुआ, 1975 में इनकी मृत्यु हुई गई। इनकी रचनाएं छवि के बंधन 1941। जागते रहो 1942। मुक्ति मार्ग 1947 ईस्वी। ओ प्रस्तुत मन 1958 कागज के फूल 1963। एक उठा हुआ हाथ 1970 ईस्वी। उतना वह सूरज 1977 ईस्वी। अनुपस्थित लोग और अग्नि लेख, ठीक है। ये रचनाएं भारत भूषण अग्रवाल जी की रहेगी। अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के विषय में देख लेते हैं। जनपद राजपथ, केले का पेड़ और आज़ादी के 20 बरस अज्ञे की चर्चित कविताएं हैं, ठीक है। अज्ञे जी की चर्चित कविताएं बता रखी है। जनपद राजपथ, केले का पेड़ और आज़ादी के 20 बरस, ये अज्ञे की चर्चित कविताएं हैं। कितनी नाव में कितनी बार काव्य कीर्ति के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। कब मिला था भाई अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार? कितनी नाव में कितनी बार के लिए भी। आगे है, मुक्तिबोध ने अज्ञे को बुर्जरवाजी का अंतिम मुमूर्षु कवि कहा है। नए कवियों को संबोधित करने वाली कविता नए कवि के प्रति के रचयिता अज्ञे है। नए कवि के प्रति रचना किसकी है? अज्ञे जी की रहेगी। अयोध्या से त्रिकुट तक आयोजित कवियों की पद यात्रा का नेतृत्व अज्ञे ने ही किया था, ध्यान रखना है। अज्ञे का काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार क्रमशः 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। 3 भागों में भी आंगन के पार द्वार इनका काव्य संग्रह। अंतसलील, चंद्रकांतशिला और असाध्य वीणा, ये 3 भाग है आंगन के पार द्वार के। आगे असाध्य वीणा लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है, ठीक है। ये काफी बार पेपर में पूछा गया। जो असाध्य वीणा है वो कैसी कविता? लंबी कविता है, ठीक है। और इसका मूल भाव क्या है? अहम का विसर्जन है। क्या है भाई? अहम का विसर्जन है इसका मूल भाव। असाध्य वीणा चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ द हार्प के आधार पर लिखी गई लंबी कविता है, ठीक है। टेमिंग ऑफ द हार्प के आधार पर लिखी गई लंबी कविता है। और टेमिंग ऑफ द हार्प क्या है? एक चीनी लोक कथा है। साप कविता नगरीय सभ्यता एवं तथाकथित सभ्य लोगों पर व्यंग्य करती है, ठीक है। जो साप कविता है अज्ञे जी की, ये नगरीय सभ्यता एवं तथाकथित सभ्य लोगों पर व्यंग्य इसमें किया गया है। आगे देखते हैं इनके विषय में। जापानी काव्य की शैली पर अज्ञे ने एक चीड़ का खाका लिखा है, ठीक है। जापानी काव्य की शैली पर अज्ञे ने क्या लिखा है? एक चीड़ का खाका लिखा है, जिसे जापानी भाषा में हाइकू कहा जाता है। चिंता काव्य ग्रंथ 2 खंडों में विभक्त है। पहला विश्वप्रिया और दूसरा एकायन। इसका विषय क्या है? प्रेम है। चिंता काव्य ग्रंथ का पहला विषय क्या है? विश्वप्रिया और दूसरा है एकायन है। अगला है आगे है, इत्यलम को 4 भागों में बांटा गया है। जो इत्यलम इनकी रचना अज्ञे जी की, इसको 4 भागों में बांटा गया है। बंदी सोपन, हिये हारिल, वचना के ध्रुव और मिट्टी की ईहा। आगे है बावरा अहेरी। रचना में अहेरी से तात्पर्य है प्रकाश से। जो बावरा अहेरी इनकी रचना है अज्ञे जी, उसमें जो अहेरी है इससे तात्पर्य किससे है? प्रकाश से है। इसमें रचनाकार ने बाहरी दुनिया में प्रकृति के अंधकार और मनुष्य के मन के अंधकार को मिटाने का प्रयास किया है। इस रचना पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। पूछा भी गया है क्वेश्चन, भाई अज्ञे जी की ऐसी कौन सी रचना है जिस पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव
देखा जा सकता है तो बावरा अहेरी है भाई अज्ञे जी की रचनाएं। आगे है, पाश्चात्य कवि इलियट एवं एजरा पाउंड से हिंदी कवि अज्ञे और शमशेर के अच्छे संबंध थे भाई। भाषा समाज व काव्य के संदर्भ में अज्ञे जी के कथन। एक भाषा समाज व काव्य के संदर्भ में अज्ञे जी के कथन देख लेते हैं। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं भाई। आगे देखते हैं, व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं हो। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे बाद में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द हैं। आगे के संदर्भ में विद्वानों के मत देख लेते हैं और पेपर में पूछे गए हैं भाई ये मत, ठीक है। आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतन अज्ञे के कृतित्व में मिलती है। तो ये कथन किसका अज्ञे के विषय में? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन रहेगा। वे अपनी सोच व तकनीकी में आधुनिक है। अज्ञे के प्राकृतिक प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। ये कथन किसका? बच्चन सिंह का है। प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया जबकि अज्ञे ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली है। तो ये विजय देव नारायण शाही जी का कथन है अज्ञे जी के विषय में। अब मुक्तिबोध जी हैं, इनके विषय में देख लेते हैं। थोड़ी लंबी क्लास होगी तो प्लीज़ धैर्य बना के क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि प्रयोगवाद मैं एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी आज, ठीक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक से मैं करवाने लग रही हूँ, इसमें से पेपर में अक्सर पूछा गया है। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। जो मुक्तिबोध है इनको भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा है। काव्य संकलन में अधिक जटिलता, बिंबों की सघनता तथा ठेठ देसी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि माना जाता है। मुक्तिबोध ने अपने काव्य संकलन का नाम चांद का मुंह टेढ़ा है प्रतीकात्मक रूप में रखा है। सुंदरता की अभिव्यक्ति के लिए चांद सर्वाधिक प्रचलित उपमान रहा है। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व बिजाज सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविताएं हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, ये मुक्तिबोध की प्रसिद्ध रचना कविताएं हैं भी। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है, ठीक है। पूछा गया ना पेपर में कैसी कविता है अंधेरे में, तो लंबी कविता है। मुक्तिबोध की रचनात्मकता का उत्कृष्ट अंधेरे में रचना में देखा जा सकते हैं। अंधेरे में कविता फैंटेसी शैली में लिखी गई है। सन 1964 में कल्पना पत्रिका में अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था, ठीक है। 1964 में कल्पना पत्रिका में, ठीक है, अंधेरे में जो कविता है इसका पहला प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। आगे है, मुक्तिबोध का काव्य तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों की भांति रहस्यमय ढंग के बिंबों से भरा हुआ है। इसमें अद्भुत चमत्कार, भयावह चित्र, डरावनी सूरतें, आतंक आदि मिलता है भी। मुक्तिबोध में फैंटेसी को अनुभव की कन्या माना जाता है। जो मुक्तिबोध में जो फैंटेसी है इसको अनुभव की कन्या माना जाता है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की लंबी कविता, जो ब्रह्म राक्षस है यह भी मुक्तिबोध की भाई लंबी कविता है। इसमें ऐसे ब्राह्मण का चित्र खींचा गया है जो अपनी अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मर चुका है तथा बाद में ब्रह्म राक्षस बन जाता है। भूल गलती कविता में मुक्तिबोध ने मनुष्य के अंगों एवं भावों का सजीव चित्रण किया है। आगे देखते हैं, सिर फिरे का गीत कविता में कवि ने अक्रमणता, कर्तव्यहीनता, संवेदनशीलता, स्वार्थपरकता को दर्शाया है। इस कविता में मुक्तिबोध ने आत्मनिरीक्षण भी किया है। सिर फिरे का गीत में भी विशुद्ध बुद्धि के मार्ग सवर मुक्तिबोध की कविता है भाई।
एक विशुद्ध बुद्धि के मार्ग सवर, ये किसकी कविता? मुक्तिबोध की ही कविता है और ऐसी कविता पेपर में पूछी जाती है। भारत इतिहास और संस्कृति की पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 1962 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया था। भारत इतिहास और संस्कृति की जो पुस्तक थी मुक्तिबोध की, उसको मध्य प्रदेश सरकार ने 1962 में प्रतिबंधित कर दिया था भाई। मुक्तिबोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता है भाई। फैंटेसी के संदर्भ में मुक्तिबोध के विचार देख लेते हैं। फैंटेसी के संबंध में ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है, यह मुक्तिबोध जी का कथन है। फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न हो तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं, यह मुक्तिबोध का कथन है। यह नग्गा फासिज्म है। लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दे, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है, मुक्तिबोध ने ही कहा फैंटेसी के विषय में। अंधेरे में कविता पर आलोचकों के विचार काफी महत्वपूर्ण भी पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। तो ये किसका कथन है? शमशेर बहादुर जी का कथन है, जो अंधेरे में कविता है इसके विषय में। अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान। रचना कैसे बाहर से अंदर आती है, फिर कैसे बाहर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। असीमता की खोज नामवर सिंह का है भी ये कथन। अपराध भावना का अनुसंधान तथा आरक्षित जीवन की कविता, ये रामविलास शर्मा जी की रहेगी कथन। अंतःस्थल का विप्लव, निर्मला जैन ने कहा अंधेरे में कविता के विषय में। आत्म संशोधन का अनुसंधान, ये इंद्र मदान ने कहा है अंधेरे में कविता के विषय में। लावा, ये प्रभाकर माचवे ने कहा है। आगे है, वह यानी काव्य नाटक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी का कथन रहेगा। मुक्तिबोध के संदर्भ में विद्वानों के मत देख लेते हैं। कबीर जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में भी है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है मुक्तिबोध के विषय में भी। आगे देख लेते हैं। यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है, ये नामवर सिंह का कथन है। नई कविता में मुक्तिबोध की वही स्थिति है जो छायावाद में निराला की थी, ये नामवर सिंह का कथन है। मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है, ये रामविलास शर्मा का कथन है। मुक्तिबोध के काव्य में अस्तित्ववाद का लघु मानव भी है और रहस्यवाद का विराट पुरुष भी, ये रामविलास शर्मा जी का कथन रहेगा। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन। और क्या पता कितनी बार ये पेपर में आ चुका है कथन। किसी और कवि की कविताएं उसका इतिहास न हो, मुक्तिबोध की कविताएं अवश्य उनका इतिहास है, ये श्रीकांत वर्मा जी का कथन है। अज्ञे और उनके सहयोगी कवि शमशेर बात के कवि है, मुक्तिबोध खबर के तथा भयानक बात के, इसलिए उनकी कविता में नाटकीयता और रहस्य का वातावरण है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन रहेगा। आगे देख लेते हैं भाई। कवि के रचना शिल्प को देखकर लग सकता है कि जैसे एक विराट खंडर पूरा नए तौर पर बनाया गया हो, उससे जिसमें से गुजरने पर भव्यता और एक खास तौर के अवसाद का एहसास एक साथ होता है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन रहेगा। अगला कथन है, बाद के जीवन की
बहुविधि छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में मुक्तिबोध ही है। ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन रहेगा। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी है और प्रगतिवादी भी है, किंतु दोनों की अतिरेकवादी प्रवृत्तियां उन्हें मान्य नहीं है। ये बच्चन सिंह का कथन है मुक्तिबोध जी के विषय में। मुक्तिबोध फैंटेसी का जब जब उपयोग करते हैं सत्य के अभिव्यक्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज की प्रक्रिया को प्रेरणा देने के लिए। मैनेजर पांडे जी का कथन रहेगा। मुक्तिबोध एक कठिन समय के कठिन कवि है। उन्होंने अपने सत्य को कठिन वैचारिक एवं भावनात्मक संघर्ष से पाया और कविता में चरितार्थ किया। अशोक वाजपेयी जी का कथन है, उनकी भाषा अनगढ़ तेजोदीप्त भाषा है। ये निर्मला जैन जी का कथन रहेगा। आगे देख लेते हैं दूसरे सप्तक के विषय में। देखते हैं जो दूसरा सप्तक है इसके कवियों की प्रमुख कृतियों को हम देखेंगे। ठीक है, पहले कवि हैं शमशेर बहादुर जी। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह 1911 में इनका जन्म हुआ, 1993 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं हैं कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में, चुका भी हूँ मैं नहीं 1975 में, इतने पास अपने 1980 की रचना है, उदिता 1980 की रचना, ये भी अभिव्यक्ति का संघर्ष 1990-80 की है, बात बोलेगी 1981 की रचना है, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 की रचना रहेगी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 की रचना है, सुकून की तलाश में 1998 की रचना, टूटी हुई बिखरी हुई 1990 की रचना रहेगी। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में इनका जन्म, 1985 में मृत्यु। एक इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश 1956 ईस्वी, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचस्ती 1969, भुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिला लेख 1973, व्यक्तिगत 1973 और काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। परिवर्तन जी 1976, इदम नमम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, अंतर्गत 1979, अनाम तुमाते 1979 भाई, शरीर कविता फसलें और फूल 1980 की रचना ये रहेगी, और कालजयी ये भी 1980 की रचना है इनकी। मानसरोवर दिन 1981 की रचना है, संप्रीति 1982 की रचना है, नीली रेखा तक 1984 की रचना है, तूस की आग 1985 की रचना, ये कोहरे मेरे है 1993 की रचना रहेगी। सुकुंत माथुर, इनका जन्म 1922 में हुआ और 2004 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचना है चांदनी चुनर 1960 की रचना है, अभी और कुछ 1966 की रचना है, लहर रही टूटेगी ये 1990 की रचना रहेगी। नरेश मेहता 1922 में इनका जन्म हुआ और 2000 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। वन पाखी सुनो 1957, बोलने दो चीड़ को 1961, मेरा समर्पित एकांत 1963, संशय की एक रात 1962, महाप्रस्थान 1964 की रचना है भाई। ठीक है, इनके ये मुक्तक काव्य हैं सभी। उत्सवा 1979, तुम मेरा मौन हो 1982, अरण्या 1985। एक अब खंड काव्य देख लेते हैं। प्रवाद पर्व 1970, सबरी 1970, आगे समुद्र से तात्पर्य 1988 की रचना है, पिछले दिनों नंगे पैरों 1979 की रचना है, चैतैया 1993 की रचना रहेगी, प्रार्थना पुरुष 1985 की रचना है भाई। अगले कवि है हरिनारायण व्यास, 1923 में इनका जन्म और 2013 में इनकी मृत्यु। मृग और तृष्णा 1968 की रचना है, त्रिकोण पर सूर्योदय 1990 की रचना है, बरगद के चिकने पत्ते 1982 की है, आउटर पर रुकी ट्रेन 1994 की रचना रहेगी, उठे बादल झुके बादल, एक नशीला चांद। आगे देखते हैं भाई। धर्मवीर भारती 1926 में जन्म, 1997 में मृत्यु। इनकी रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, सात गीत वर्ष 1959, देशांतर 1960, सपना अभी भी 1993, आध्यांत 1999 की रचना रहेगी।
रघुवीर साहे 1929 में इनका जन्म, 1990 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982 की रचना है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1979 की है। एक समय था 1994 की रचना रहेगी भाई। और जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं इनके विषय में देख लेते हैं हम। शमशेर जी की कविताओं को छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों काव्य आंदोलनों में समान रूप से स्वीकृति मिली है, किंतु ये प्रगतिवादी चेतना के निकट ठहरते हैं शमशेर बहादुर सिंह भाई। इन पर फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों का प्रभाव है। शमशेर ने एक पीली शाम कविता अपनी पत्नी की रुग्णावस्था पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखी है। टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था, यह शमशेर बहादुर जी का कथन है। मैं उर्दू और हिंदी का दोआब हूँ, ये भी शमशेर बहादुर जी का कथन रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है ये। टूटी हुई बिखरी हुई एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी अमन का राग घिर गया है समय का रथ एवं समय साम्यवादी। ये कविता शमशेर बहादुर की चर्चित कविता है। आगे है, भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत की चरम अमूर्तन, इन दोनों परस्पर प्रतिरोधी मनस्थितियों की उनकी कला साधती है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है शमशेर बहादुर सिंह के विषय में। जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। ये शमशेर बहादुर श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है शमशेर बहादुर जी के विषय में। चित्रकला, संगीत और कविता घुल मिलकर उनके यहाँ रचना संभव करते हैं। ये शमशेर बहादुर श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है शमशेर बहादुर जी के विषय में। जागतिक संदर्भों में कम से कम रहने पर भी शमशेर में हमें एक पूर्ण रचना संसार दिखाई देता है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। उनकी काव्य भाषा में संज्ञा पदों यानी शब्दों से कुछ अधिक महत्व सर्वनामों, क्रियापदों एवं अव्ययों का है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का कथन है। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इंप्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का कथन है। परिणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी का कथन है। शमशेर कवियों के कवि है। अज्ञे जी का कथन काफी महत्वपूर्ण है। शमशेर मूड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं। ये मलयज का कथन है, ये भी पूछा जाता है। शमशेर की शमशेरियत, ये विष्णु खरे का है कथन, ये भी पूछा गया है काफी बार। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। ये रामचंद्र तिवारी जी का कथन है। शमशेर का काव्य रीतिवादी, रोमानी, सौंदर्य बोध और मार्क्सवादी विवेक के द्वंद्व का काव्य है। ये रामविलास शर्मा जी का कथन रहेगा भाई। आगे देखते हैं। वे मुख्य प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग है, कहीं दोनों अद्भुत रासायनिक घोल है। ये बच्चन सिंह का कथन है। उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायव्यता भी है। ये बच्चन सिंह का कथन है। शमशेर की कविताओं का आप किसी अन्य अभिप्राय के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह आतंकित अर्थ में परम नैतिक कविता है, प्रार्थना की तरह। ये अशोक वाजपेयी जी का कथन है। अपने काव्य संकलन चुका भी हूँ मैं नहीं की भूमिका में शमशेर लिखते हैं। ठीक है, चुका भी हूँ नहीं मैं, ठीक है, इसकी भूमिका में शमशेर जी ने क्या लिखा है। अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती। उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सा ही रही है, कितना ही धुंधला सही। काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापार एक लीला ही है। कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से अलग कोई चीज नहीं हो सकती। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। कहानीकार उदय प्रकाश ने मिश्र जी को कविता का गांधी कहा है। ठीक है, कविता का गांधी किसको कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र जी को। और किसने कहा? उदय प्रकाश ने कहा है।
किंतु उन्होंने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने आप को गांधी का बेटा कहा, ये प्रश्न में पूछे जाते हैं। इनकी अधिकांश कविताओं में बोलचाल की शब्दावली तथा बोलचाल के लहजे का प्रयोग हुआ है। इन्होंने छंद मुक्त एवं छंदबद्ध दोनों ही प्रकार की कविताएं लिखी है। इनकी भाषा एवं अभिव्यक्ति में लोक जीवन के प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्नेहस्पद कविता में संसार में स्नेह बांटने की सीख दी है। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविताएं हैं। आगे है नरेश मेहता, इनके विषय में देख लेते हैं। इनकी आरंभिक कविताओं में ऋग्वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखता है। ठीक है, ऋग्वैदिक ऋचाओं के प्राचीन बिंबों का प्रभाव दिखता है नरेश मेहता की आरंभिक कविताओं में। दूसरा शतक में संग्रहित इनकी कविता किरण धेनुए, चाहता मन तथा उष में उपयुक्त बिंबों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इनके बिंबों में सौंदर्य और ताजापन है। दूसरा शतक के अपने वक्तव्य में अपनी कविताओं के संदर्भ में वे कहते हैं कि अपनी कविता में वह आग लिखना चाहते हैं। संशय की एक रात नरेश मेहता की लंबी व नाटकीय शैली में लिखी गई कविता है। इस कविता में युद्ध को लेकर राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं भाई, समय देवता कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मेरा समर्पित एकांत संग्रह की कविता है। इसे कवि ने नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है। इसमें धरती के विभिन्न भागों का सांस्कृतिक व राजनीतिक चित्रण किया है। समय देवता में इसमें विलंबित बिंब का विधान किया गया है। इस कविता पर वैदिक बिंबों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अब जित धर्मवीर भारती हैं, इनको देख लेते हैं। व्यक्तिक स्वतंत्रता इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु है। आलोचकों ने इनके प्रारंभिक काव्य ठंडा लोहा को केशोरीय भावुकता का काव्य कहा है। क्या काव्य ठंडा लोहा को केशोरीय भावुकता का काव्य। प्रेम पत्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। जो प्रेम पत्यु है वो क्या है, यूनानी पौराणिक पुरुष है। यह लंबी कविता है। राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन कनुप्रिया काव्य संग्रह में किया गया है। देशांतर विदेशी कविताओं का संग्रह, दो देशांतर है, ये विदेशी कविताओं का संग्रह है भाई, और ये धर्मवीर भारती जी की रचनाएं थी। अब रघुवीर साहे जी के विषय में देख लेते हैं। सीढ़ियों पर धूप में संकलित कविताओं में रोमानियत का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त उनके अन्य कविता संग्रहों में नए कला प्रयोगों तथा रोमानियत मुक्त राजनीतिक व सामाजिक विमर्श की कविताएं मिलती हैं। आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह के लिए बच्चन सिंह ने लिखा है। यह संग्रह जीवन में होने वाले आत्महत्याओं के विरुद्ध ही है, ये नहीं बल्कि साहित्यिक की हत्या करने वाले बीटनिकों और अकवितावादियों के विरुद्ध भी है भाई। आत्महत्या के विरुद्ध कविता के विषय में लिखा है। आगे देखते हैं। रघुवीर साहे ने मेरा प्रतिनिधि कविता राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी है। मेरा प्रतिनिधि ये कविता के पेपर में आ चुका है भाई। ठीक है, किसके विषय में लिखी है, मेरा प्रतिनिधि कविता रघुवीर साहे ने, तो राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी है। कविता के संदर्भ में रघुवीर साहे के महत्वपूर्ण कथन तो देख लेते हैं। विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और ये तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हो। रचना के लिए किसी न किसी रूप में वर्तमान से पलायन आवश्यक है। कोई ही इस पलायन को सुरुचिपूर्वक निभा पाते हैं। वर्तमान से मुक्त होने का प्रयोजन कालातीत होता है, मृत जीवन का भूत बनना नहीं। रघुवीर साहे के संदर्भ में विद्वानों के कथन हैं। रघुवीर साहे ने एक बड़ा काम वह किया कि उन्होंने कविता के पुराने प्रभाव मंडल से कविता को मुक्त किया। उसमें कुछ अद्भुत अपूर्व की उम्मीद करने की के बदले उसे सहज साधारण जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं और स्थितियों का आत्मीय साक्षी बनाया है। ये मैनेजर पांडे जी का कथन है रघुवीर साहे जी के विषय में। मनुष्य जीवन की नियति को उसके समूचे विस्तार में देखना और प्रासंगिक बनाए रखना रघुवीर साहे के कवि कर्म का केंद्रीय तत्व है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। राजनीति जैसे अखबारी विषय को कवि ने अनुभूति में ढाला, यह समकालीन कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
खास तौर से ऐसे परिवेश में जहाँ साहित्यिक अखबार निवेश से उत्तरोत्तर आक्रांत होता जा रहा है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। भाषा का रचाव ऐसा लगता है कि या तो भाषा ही भाषा लगती है या फिर अनुभूति का सीधा संस्पर्श होता है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। अब जो तीसरा सप्तक है इसके प्रमुख कवियों की कृतियों को हम देखेंगे। ठीक है। विजय देवनारायण शाही, ठीक है, इनका जन्म 1924 में हुआ था और मृत्यु 1982 में हुई थी। इनकी रचना देख लेते हैं। साखी 1983, मछलीघर 1966, संवाद तुमसे 1990, आवाज़ हमारी जाएगी। ठीक है, ये रचनाएं विजय देवनारायण शाही की है भाई। आगे है कुंवर नारायण, 1927 में जन्म, 1917 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, अपने सामने 1979, आत्मजी, एक मिनट भाई, हाँ जी, यहाँ से कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002 में, हाशिए का गवाह 2009 में, न सीमाएं न दूरियां 1917। ठीक है, ये अनुदित है इनकी। और अब इनके प्रबंध काव्य है तो इनको देख लेते हैं। आत्मजय 1965, वाद सरवा के बहाने 2008 का प्रबंध काव्य रहेगा। अब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1927 में जन्म, 1983 में इनकी मृत्यु। काठ की घंटियाँ, इनकी रचना 1959 की। बांस का पुल 1963 की। एक सुनीना 1966 की रचना है। गर्म हवाएं 1969 की रचनाएं रहेगी। कुआनो नदी 1973 की रचना है। जंगल का दर्द 1976 की है। खूटियों पर टंगे लोग 1982 की रचना है। कोई मेरे साथ चले 1985 की रचना रहेगी। आगे है केदारनाथ सिंह, 1934 में इनका जन्म हुआ और 2018 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। अभी बिल्कुल अभी 1960 की रचना है। जमीन पक रही है 1980 की रचना है। यहाँ से देखो 1983 की है। अकाल में सारस 1988 की रचना है। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1965 की इनकी रचनाएं रहेंगी भाई। बाघ, इनकी एक लंबी कविता जो 1996 में प्रकाशित हुई। ताजताय और साइकिल 2005 में प्रकाशित रचना है। सृष्टि पर पहरा 2014 की रचना है। मतदान केंद्र पर झपकी 2018 की है। मंच और मचान लंबी कविता रहेगी भाई इनकी। आगे देख लेते हैं। कुंवर नारायण, इनके विषय में देख लेते हैं। आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आत्मजयी 1964 को नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। कुंवर नारायण को देखते हैं। आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आत्मजयी जो 1964 की इनकी रचना है को नई कविता की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है। क्या है भाई आत्मजयी का केंद्रीय विषय? जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। काफी बार पेपर में पूछा गया है। आत्मजयी में बौद्धिक बिंबों का प्रयोग किया गया है। आगे है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके विषय में जानते हैं। मुख्य रूप से किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने व्यंग्यात्मक राजनीतिक कविताएं लिखी हैं। ग्रामीण परिवेश एवं सरल भाषा के कवि है ये। इनकी चर्चित कविता है अहम से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, कॉफी हाउस में एक मेलो ड्रामा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। आगे केदारनाथ सिंह। बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह 1960 के बाद की कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा है। मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना, लोक चेतनता, गांव एवं शहर के अंतर्द्वंद के कवि माने जाते हैं। ये कविता में बोलचाल की भाषा तथा उनकी क्षेत्रीय बोली भोजपुरी की पर्याप्त उपस्थित है। अपनी प्रवृत्ति कविताओं में बिंब को लेकर शोध करने वाले कवि केदारनाथ सिंह अपनी कविताओं में बिंब को अत्यधिक महत्व देते हैं। सुई और धागे के बीच में कविता में माँ का ममत्व एवं परिवार के प्रति समर्पण का भाव दिखाया गया है। सुई और धागे के बीच में कविता में भी केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविताएं हैं बनारस, अनागत एवं फर्क नहीं पड़ता।
तो इसी के साथ भैया आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, प्रयोगवाद कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ भैया आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भी। और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे टेलीग्राम पर ही आपको PDF मिल जाएगा इस क्लास का, तो उसको भी ज्वाइन करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।